हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनविन मारुति। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी बुक से चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की फील्ड में बताया था, और नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको वीडियो को जाके वॉच कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ाने से पहले या बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लें। जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंसुलिन। तो बेसिकली इंसुलिन एक सब्सटेंस है जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और इसका काम होता है आपके जो ब्लड है उसमें शुगर को कंट्रोल करना। नाउ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द शुगर, क्योंकि अगर हमारी ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ जो हमको हो जाएगी जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। तो जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज इट इज़ अ डिसीज विच हैपन्स व्हेन द लेवल ऑफ शुगर इज इंक्रीज इन अवर ब्लड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ बनता है हमारी बॉडी में। तो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बनता है वो पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज जो है एक ऑर्गन है जो कि आपका एब्डोमेन के पास लोकेटेड होता है, और बेसिकली इसके दो काम होते हैं। एक काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना, और दूसरा काम होता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंसुलिन किसी दूसरे एनिमल की बॉडी से हम इंसुलिन को आइसोलेट करके क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या वो इतना इफेक्टिव है जितना नॉर्मल इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसी के लेवल का। तो बेसिकली इसका आंसर आपका होगा नो, बिकॉज आप किसी सेकंड एनिमल या किसी दूसरे एनिमल में अगर आप इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हम ह्यूमन की बॉडी में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ह्यूमन उसको ले रहा है, तो इस केस में आपको मैं बता दूं कि कई सारी जो है एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो ह्यूमन की बॉडी में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या इंसुलिन यानी कैन इंसुलिन ओरली एडमिनिस्टर टू डायबिटिक और नॉट वाई। क्या हम इंसुलिन को ओरली मतलब हम बाई माउथ जैसे हम बाकी मेडिसिन खाते हैं, क्या हम इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। अब वाई क्यों, तो उसका जवाब ये है बिकॉज जो इंसुलिन है वो क्योंकि एक प्रोटीन हार्मोन है, तो अगर आप इसको बाई माउथ लेंगे तो ये आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। उन केमिकल्स के थ्रू जो केमिकल्स आपके स्टमक में प्रेजेंट है वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो जब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ये किस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा ब्लड में शुगर को। इसलिए बेसिकली हम इंसुलिन को एज अ इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ना कि जो है इसको ओरली लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि अर्लियर यानी पहले जो हम इंसुलिन को जो आइसोलेट करते थे वो पैनक्रियास से करते थे, स्लॉटर्ड कैटल्स के या पिग्स के। बट जो एनिमल सोर्स इंसुलिन है वो कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन काउज करती है ह्यूमन बॉडी में, इसलिए हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है इंसुलिन का। बेसिकली इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड की एक प्रोटीन है जो जिसमें आपका जो चेन बी है, बी चेन, उसमें अराउंड 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ए चेन में अराउंड 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपस में लिंक्ड रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ आप देख रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन में 2 चेन्स हैं जो बेसिकली बी चेन और ए चेन जो कि 31 अमाइनो एसिड एंड 21 अमाइनो एसिड की है, और जो बीच में आपको ये जो येलो कलर का बॉन्ड दिख रहा है ये जो बॉन्ड है ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो इन दोनों चेन्स को आपस में कनेक्ट किए हुए है। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है कि इंसुलिन मैंने आपको बताया बेसिकली इंसुलिन आपकी जो है 2 चेन की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की, अमाइनो एसिड्स के, चेन ए एंड चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड हो रखी है। लेकिन जो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो एज अ प्रो एंजाइम प्रोड्यूस होती है। प्रो एंजाइम का मतलब है वो इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको कुछ प्रोसेसिंग के बाद मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ऑटोमेटिकली इनसाइड अवर बॉडी। तो जो एज अ प्रो एंजाइम जो आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसमें एक चेन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है जो कि सी पेप्टाइड की चेन होती है, और फाइनली जब वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो जो आपकी सी पेप्टाइड की चेन है वो ऑटोमेटिकली उसमें से रिमूव्ड आउट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में।
यहाँ पे आपको प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें चेन है और चेन भी दे रखी है, और साथ में जो बीच में आपको ये लिंक्ड चेन दे रखी है जो आपके ब्लू एंड ग्रीन चेन को लिंक कर रही है, जो आपका हम कह सकते हैं एक तरीके से ग्रे कलर की चेन जो है ये आपकी सी पेप्टाइड चेन है, और लेटर ऑन जब वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो सी पेप्टाइड की चेन अलग हो जा रही है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, यहाँ पे आप देखिए मेन चीज़ जो थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन को बनाने की, वो ये थी कि हम चेन तो सिंथेसाइज कर लेंगे बट उसको लिंक्ड कैसे किया जाएगा, मैच्योर इंसुलिन में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने क्या किया, आपके 2 डीएनए सीक्वेंस ऑफ चेन्स, यानी क्योंकि आपको पता है कि चेन ए और चेन बी 2 सीक्वेंस होते हैं, तो उन दोनों सीक्वेंस को, प्रोटीन सीक्वेंस को कोड करने वाले डीएनए को उन्होंने आइसोलेट किया, सेपरेट आउट किया, उसको इंट्रोड्यूस कराया प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में, और फाइनली जब वो दोनों चेन से आपको प्रोटीन चेन मिल गई तो उसको इन्होंने लिंक्ड करा दिया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरीके से वर्क करता है। आपको यहाँ प्लाज्मिड बैक्टीरियम दिया हुआ है, प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, उसमें ह्यूमन जीन को इनकॉर्पोरेट किया, ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस कराया जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, उसको फर्दर इन्होंने बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। बैक्टीरिया की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जब बन गई तो उसको इन्होंने फर्मेंटेशन किया। मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में अब बताया था कि बायोरिएक्टर्स का यूज़ होता है जिसमें हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ाते हैं बैक्टीरिया के, और लेटर ऑन फिर उन्होंने उसका प्यूरिफिकेशन किया और आपके लिए इंसुलिन रेडी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आई होप आपको इंसुलिन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है आपका जीन थेरेपी। बेसिकली जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी का क्या मतलब है मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज़ मान लीजिए किसी पर्सन में बाय बर्थ कोई जीन जो है वो डेफिशिएंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी पर्सन में कोई जीन नॉन फंक्शनल है या फिर फंक्शन कर भी रहा है तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोटीन इमेच्योर प्रोड्यूस हो रही है या हो ही नहीं रही है, और उसके रिजल्ट की वजह से उस पर्सन में किसी न किसी तरह की हम कह सकते हैं कोई कमी है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो देखिए, जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड ऑब्लिक एम्ब्रियो। कहने का मतलब है कि जीन थेरेपी एक तरीके का मेथड्स का कलेक्शन है जिसको बेसिकली हम करते हैं डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए किसी भी पर्सन में, हम कह सकते हैं जब वो चाइल्ड हो या फिर वो एम्ब्रियो स्टेज पे हो तो उस टाइम पे। सेकेंड चीज़ देखिए, हेयर जीन आर इंसर्टेड इन टू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। किस जीन को? नॉर्मल जीन को। और नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है आपका उस नॉन फंक्शनल जीन को जो बेसिकली इम्प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। यहाँ आपको देखिए डायग्राम से कितनी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएनए जो नॉर्मल जीन को कोड कर रहा है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वायरस में, और देन फिर वो आपके ह्यूमन सेल में इंसर्ट हो रहा है, और ह्यूमन सेल में इंसर्ट होने के बाद वो टेक ओवर कर रहा है किसको, उस एबनॉर्मल जीन को, और फाइनली वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन। तो जीन थेरेपी बेसिकली क्या है? जीन थेरेपी एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें हम नॉन फंक्शनल जीन को रिमूव करा देते हैं और उसकी जगह टेक ओवर ले लेता है आपका कौन? फंक्शनल जीन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए वेयर एंड हाउ, मतलब कब और कैसे। इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया व्हाट एंड वाई, जीन थेरेपी क्या है और क्यों करनी है। अब हम बताएंगे वेयर एंड हाउ, जीन थेरेपी कहाँ और कैसे की गई। देखिए यहाँ पे आपको एक गर्ल का पिक्चर दिखाया जा रहा है। इनका नाम था अशांति डिसिल्वा। बेसिकली ये पहली ऐसी ह्यूमन थी जिनके ऊपर जीन थेरेपी परफॉर्म की गई। तो ये जो फर्स्ट अप्रूव जीन थेरेपी थी वो यूएस यूनाइटेड स्टेट ने अराउंड 14 सितंबर 1990 को परफॉर्म की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में अंडर द डायरेक्शन ऑफ विलियम फ्रेंच एंडरसन। और 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल नेम जो कि अशांति डिसिल्वा थी, जिनका पिक्चर आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इनके ऊपर सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। और इनको जो डिसीज़ थी वो थी SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बेसिकली ये क्या होता है, इसमें एक एंजाइम है जो होता है आपका एडेनोसाइन डीएमाइनेज यानी ADA एंजाइम, और ये एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है। और बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना बंद कर देता है। तो
जीन थेरेपी देने से पहले इन्होंने क्या किया, कुछ केसेस में इन्होंने एडीए डेफिशिएंसी जो हम कह सकते हैं, इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस किया उसको हट रिमूव करने के लिए, या फिर उन्होंने कई लोगों को जो है इंजेक्शन भी दिए एडीए के। बट इससे क्या था, जो रिजल्ट था वो उतना बेटर नहीं था, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्योर पर्सन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट फिर इन्होंने इसको परफॉर्म करने के लिए जीन थेरेपी यूज़ की। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिम्फोसाइट यानी हम कह सकते हैं जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको इन्होंने रिमूव कराया और ब्लड में से, और उसको जो है उसमें उन्होंने एडीए यानी आपका एडेनोसाइन डियामाइनेज प्रोड्यूस करने वाला जो एंजाइम जो है वो कोडिंग जिस जीन के द्वारा, जिस डीएनए के द्वारा हो रही है उस एंजाइम की, उसको इन्होंने रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू जो है इन लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और उसको वापस उस पर्सन के अंदर डाल दिया। हाउएवर बेसिकली अगर ये जो जीन देखिए, ये इन्होंने जो प्रोसेस किया था, ये प्रोसेस इन्होंने 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया था, तो ये इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं फंक्शनल नहीं था। अगर इसी प्रोसेस को हम किसी हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा हो उसमें अगर हम ये प्रोसेस को परफॉर्म करें तो वो ज़्यादा बेटर और परमानेंट क्योर जो है देता है एज़ कम्पेयर टू बच्चा जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है। अगर ओवर एज में या हम हायर एज में इसको यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता एज़ कम्पेयर टू अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोसेस को परफॉर्म करें। तो बेसिकली जीन थेरेपी में हमने क्या पढ़ा, जीन थेरेपी में यहाँ पे जो है अशांति डिसिल्वा जो कि एडीए डेफिशिएंसी जिनके अंदर थी, तो इनको बेसिकली एडीए का जो है हमने जीन यानी एडीए प्रोड्यूसिंग जीन जो था, जो एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसको हमने इनकी बॉडी में इंसर्ट कराया थ्रू लिम्फोसाइट और रिट्रोवायरल की हेल्प से, जो कि एज अ वेक्टर काम कर रहा था। और लेटर ऑन हमने देखा कि इनके अंदर उस डिसीज़ में तो जो है क्योरनेस आ रही थी धीरे धीरे, ये उसके लिए जो है एडीए प्रोड्यूसिंग एडीए इनकी बॉडी में नॉर्मल प्रोड्यूस होने लग गया और ये उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से क्योर हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर आपको पता होगा जैसे किसी भी डिसीज़ को अगर हमें जो है क्योर करना है, तो अगर हम वो अर्ली स्टेज में जान जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेटर ऑन जब डिसीज़ वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तब हमें पता चले तो उस टाइम पे क्योर करना ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी भी डिसीज़ की अर्ली स्टेज पे ही पता कर लें कि पर्सन में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज़ है, तो हम उसको क्योर आसानी से कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस प्रोसेस में हम यही करते हैं, हम बीमारी को अर्ली स्टेज पे ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखिए इसके लिए अगर हम जो है यूरिन या सीरम टेस्ट करें तो वो बेटर रिजल्ट नहीं देगा। और सेकेंडली क्या है कि जैसे बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन वो जब तक कोई डिसीज़ सिम्टम शो नहीं करेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है। और जब तक वो सिम्टम शो करेगा फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ऑन डेट केस क्या है कि उसकी जो ग्रोथ होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको क्योर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने आपको पीसीआर के बारे में बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यानी डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा देते हैं। अब सपोज़ किसी पर्सन के अंदर कोई बीमारी वाला या कोई पैथोजन प्रेजेंट है, तो हम पीसीआर की हेल्प से उसके डीएनए को जब एम्पलीफाई कराएंगे तो जब मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है कितने लेवल के बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, यानी किस लेवल में उसकी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है और डिसीज़ किस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए को हम ले लेते हैं और उसको किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, प्रोब जिसे हम कहते हैं, प्रोब एक तरीके से रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, उससे हम उसे टैग कर देते हैं और उसको फिर हाइब्रिडाइज कराते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। जो सेल्स हैं आपके जिनको हमें टेस्ट करना है उनके अंदर उसको हम हाइब्रिडाइज कराते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। और होता क्या है, क्योंकि जो प्रोब है वो रेडियो एक्टिव है तो हम उसको बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं जो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस वो कर रहा होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो म्यूटेटेड जीन जो होगा वो उसमें ऑटो रेडियोग्राफी में वो अपीयर नहीं होगा। क्यों अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो म्यूटेटेड जीन है, तो जो आपका प्रोब है वो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुआ ही नहीं होगा, वो सिर्फ नॉर्मल जीन में ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुआ होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो है कौन म्यूटेटेड जीन कौन सा है और क्या प्रॉब्लम, मतलब किस लेवल का है और कितनी ज़्यादा सेल्स उससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट होता है
देखिए एलाइजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है। बेसिकली हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं HIV एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो किया है, जो सैंपल है उसको हम सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, और उसके बाद उसमें जो सैंपल है अगर वो इन्फेक्टेड है या तो इन्फेक्टेड है तो उसमें एंटीजन प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो हम उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी अपने पास पहले से ही रखते हैं, और उस एंटीबॉडी के जो सैंपल में हम जब एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो एंटीजन उस एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाता है। ये जो एंटीबॉडी है उसको हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं। लेटर ऑन हम क्या करते हैं, फिर हम एक और सेम एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम एंजाइम से लिंक कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी जो है ये आपकी एंजाइम लिंक डिटेक्शन एंटीबॉडी की तरह वर्क करती है, और ये भी जाके उसी पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड कर जाती है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, सेंटर में एंटीजन है और नीचे कैप्चर एंटीबॉडी और ऊपर डिटेक्शन एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है। तो ये एक तरीके से सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। बाद में क्या करते हैं, इस एंजाइम के अगेंस्ट जो है हम एक सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है तो एक कलर प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि टोटल जो सेल सैंपल हमने ले रखा है टेस्टिंग के लिए उसमें कितने जो है सेल हैं वो इन्फेक्टेड हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपका जो है डिसीज़ जो है वो है या नहीं है, और है तो किस लेवल पे वो हो रखी है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है एप्लीकेशन इन मेडिसिन समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इससे रिलेटेड इथिकल इश्यूज़ को कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।